अच्छा, ज्योग्राफी किसका पार्ट है? एसएस। कैसी लगती है? बेकार, बोरिंग, पॉजिटिव वर्ड्स नहीं मैंने सुने इसके बारे में, है ना? स्पेशली जो 8 9 10 के स्टूडेंट्स है ना? और उससे भी ज्यादा स्पेशल बात करें तो उनसे जिनकी स्ट्रीम आगे मेडिकल नॉन मेडिकल में जाना जिन्होंने, है ना? अदरवाइज, और एक विजन मैंने जो देखा है स्टूडेंट्स के अंदर, जो अपने रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर ये विजन ही नहीं है कि आईएएस आईपीएस का कुछ है, कुछ विजन। क्योंकि छोटे होते इंजेक्ट करा जाता है बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगी, है ना? तो डॉक्टर बनने का पाथ वही है, नीट आईआईटी, इधर जाओ, यहाँ सॉरी नीट में जाओ आप, मेडिकल लो, ठीक है, इंजीनियर बनना आईआईटी में जाओ, ये करो वो करो। इधर कोई विजन है आपका इधर, मतलब आईएएस पीसीएस में कभी सोचा है? नहीं सोचा। कोई एसएस बोरिंग लगती है। लेकिन आपको बोरिंग लगे चाहे आपको अच्छी लगे, लेकिन 10th तक तो आपको करनी पड़ेगी। भाई हुक और रुक जैसे मर्जी करो, करनी पड़ेगी ना। रो के कर लो, हंस के कर लो। अब आप चूज करो, आपको रोकर करनी है कि हंसकर करनी है। सो ऑब्वियस, है ना? चलना तो है ही, सफर तो करना ही पड़ेगा। ये देख लो, हिंदी वाला सफर करना है कि इंग्लिश वाला सफर करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। अब एसएस जैसे ही आते ना, वो जी वाह, बोरिंग सब्जेक्ट, नींद आएगी इस लेक्चर के अंदर, खूब मजे से सोएंगे 1 घंटा। करना क्या है, लास्ट में तो लिखना ही है ना, कुछ भी लिख देंगे। पर एक बात बताता हूँ आपको, एसएस के अंदर 4 टॉपिक्स अपने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ऐसे ही है। और आपको इसमें से एक सब्जेक्ट बताता हूँ, ज्योग्राफी इज नोन एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। केमिस्ट्री पढ़ते हो? अभी बड़ी केमिस्ट्री कहाँ से निकली है? ज्योग्राफी से। ठीक है। फिजिक्स पढ़ते हो? कहाँ से निकली है? ज्योग्राफी से। बायो, पूरा बायोस्फीयर कहाँ पे पड़ा है? ज्योग्राफी के अंदर। जितनी भी साइंस है ना, वो सारी की सारी ज्योग्राफी में, बातों में नहीं पढ़ी। आपको बताऊंगा आने वाले सेशंस के अंदर ना, आप खुद रियलाइज करोगे तो ये तो चीजें अपन पढ़ी है वहां पे। एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी 10th, आप 10th में हुए हो, आपकी 10th में एक चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना? अब उसके अंदर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, किससे होगी? मान लो ये मेरे हाथ में स्टाइलिस है, ये स्टील का स्टाइलिस है मान लो। कहाँ से आया स्टील ये? जब पैदा हुआ था मैं साथ लेके आया था? नहीं। जब मैं मर जाऊंगा मेरे साथ जाएगा ये? नहीं। कहाँ से आया फिर ये? यही अर्थ से मिला है। अब अर्थ से मिला क्या, ऐसे इसका कोई पेड़ लगता है स्टाइलिस का? या कोई कहीं से निकलते हो, कोई इसकी माइन हो कि स्टाइलिस की माइन उधर है, या अगर डेस्क है तो डेस्क की माइन उधर है, लैपटॉप वहां से उगते हैं, ऐसा कुछ था? नहीं ना। तो क्या है, सभी की सभी चीजें हमारी अर्थ के ऊपर ही है, लेकिन रॉ फॉर्म में है, रॉ मटेरियल है सारा, हमने उसको ऑब्टेन करा है। कैसे करा? टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, जैसे जैसे अपन एक शब्द सुना, डेवलपमेंट, आप सभी ने भी सुना होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? चल रही है कि रुक गई? अब चलती रहेगी या रुक जाएगी? चली थी या रुक गई थी? चली थी, चल रही है, चलती रहेगी। आज से 5 साल पहले टेक्नोलॉजी क्या थी? चलो आपको आपकी अपनी भाषा में समझाता हूँ। आईफोन का कौन सा वर्जन चल रहा है अभी? 14 प्रो। आ गया प्रो क्या नहीं अभी तक? मैक्स। हाँ देखो, सारा पता है। 4 साल पहले 14 था कुछ? क्या 4 साल बाद 14 ही रहेगा? नहीं ना। चीजें तो चल रही हैं, अपने को चीजों के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इंडिया तो वैसे ही डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड नहीं है। और अपने को भी डेवलप्ड होना ही नहीं है, ईडी तो लगाना ही नहीं है, आईएनजी से ही चलेंगे हम। जिस दिन ईडी लग गया उस दिन अपनी ग्रोथ रुक गई। तो अपन ग्रोथ अपनी रोकनी नहीं है। इसी बात पे आता हूँ, हर एक चीज को ऑब्टेन करा हमने अर्थ से ही करा, इन फॉर्म ऑफ ऑर्स, और की फॉर्म में, जिसको अपन बोल देते कच्ची धातु। अब क्या है वो ऑर्स, क्या है? बहुत सारी इंप्योरिटी के साथ हमारे पास एक पत्थर सा पड़ा है। अब विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, आपका केमिस्ट्री के अंदर आपके चैप्टर आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है, रिएक्शन एंड इक्वेशंस,
वो सारी चीजें आपको ज्यादा समझ आ जाएंगी। अब इसकी शुरुआत मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन एंड इक्वेशन की स्टार्टिंग जो होगी वो ज्योग्राफी से ही होनी है, जब आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ले दे के और जो आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाएगी ना, वो और आई ज्योग्राफी से ही है। समझ आई मेरी बात? अब ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, सबसे बढ़िया आपको एक बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है, आप लर्नर्स हो, आपको जैसे करवाया जाएगा आप वैसे ही समझोगे। क्यों आपका इंटरेस्ट साइंस में बनता है, क्यों आपका इंटरेस्ट मैथ्स में बनता है, क्यों आपका इंटरेस्ट सोशल साइंस में नहीं बनता? आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो उसको, आप नहीं करते, आपको करवा दिया जाता है। बेटा ये तो तेरे काम की नहीं है, 10th के बाद किसी काम नहीं आना इसने, तूने कौन सा आईएएस बनना है, तूने कौन सा पीसीएस में जाना है, यूपीएससी में जाना है, तूने तो बेटा डॉक्टर बनना है ना, तूने कौन सा वहां अकबर बताने जाके टीके ही लगाने हैं ना। तो ये चीजें 10th तक तो करनी है ना, क्यों ना 10th तक करे तो अच्छे से करे। 2019 में मैंने एक बैच टीच करा था, आधे बच्चों का विजन हो गया था नहीं यार आईएएस की तरफ जाएंगे, पीसीएस की तरफ जाएंगे, और +1 2 में उन्होंने वही आर्ट्स इंटर आर्ट्स में करी, क्योंकि सबसे अच्छा रास्ता है आर्ट्स इंटर आर्ट्स लेकर आगे बढ़ने का। मैं आपके विजन को नहीं डिस्टर्ब करूंगा, जो आपका है 10th तक की बात करेंगे, लेकिन आपको साइंस, जो आप साइंस की बात करते हो, मैं सोशल साइंस की बात करूंगा। जो सोशल साइंस है वो आपको अब 10th में जाके पता चलेगी भी चीज क्या है, क्या इसकी वैल्यूज है। आई एम श्योर हिल जाओगे एक बार कि एक चीज क्या है। चलो आप शुरू करते हैं। ग्लोब तो देखा होगा आप सभी ने, है ना, पढ़ा स्कूल में कि मिट्टी चढ़ी फिर उस पे, मिट्टी चढ़ी हुई है ना, कभी दिखाया ही नहीं ग्लोब नाम की क्या चीज है ना। तो देखो अच्छा मेरे को सबसे पहले ना एक बात बता दो, आप 9th पास आउट करके आए हो, है ना, ऑनलाइन वाले भी। एक बात बता दो, ग्लोब किस डायरेक्शन में घूमता है? अपनी धरती, ये मॉडल है, अपनी अर्थ का मॉडल है, वेस्ट टू ईस्ट। चलो ऑप्शन दो, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, दो ही ऑप्शन, वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ऐसे कि ऐसे? अब बताओ वेस्ट कौन सी ईस्ट कौन सी है? ऐसे मतलब ऐसे ऐसे, ये तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके ऐसे वैसे में। आपने 9th पास आउट करी है ना, और ये चैप्टर 6 और 7 क्या है, जो जिससे मैं बात पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ। ऐसे घूम रही है, एग्जैक्टली वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, यस और नो? अब क्या ये, अभी तो वेस्ट था, फिर हाउ कैन यू डिफाइन इट कि ये वेस्ट ही था? रोटेट, आपको कैसे पता चला कि वेस्ट से ईस्ट गई? मैं अब करूं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अब बताओ। पीछे से मेरे को तो ईस्ट से वेस्ट आती लगी। हाँ जी, एक क्वेश्चन नहीं है अभी तो, कुछ पता चला साइंस क्या है, ये वाली साइंस। चलो इस पे थोड़ी बात करते हैं, इसको समझते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा होगा, इसको छोड़ दो, इस पे बात करेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा आप सभी ने, है ना? बेसिक सा पूछ लो उसके बारे में। चलो ठीक है। ये लाइंस कौन सी सारी, ये वाली ऐसे ऐसे करके जो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी है, एंड वर्टिकल लाइंस कौन सी है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ जी। और एक बात बताता हूँ, जितनी भी 9th की ज्योग्राफी है वो सारी की सारी ज्योग्राफी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टॉपिक के ऊपर टिकी हुई है। क्लाइमेट पढ़ के आयो, नेचुरल वेजिटेशन पढ़ के आयो, पर क्लियर नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपको इसका डिफरेंस ही नहीं पता, फिर बताओ रट्टे मारे हैं भाई। हाँ जी, क्रैम करा है, यही बात है। मेरा एक टारगेट है सोशल स्टडीज का विजन चेंज करना स्टूडेंट के माइंड के अंदर, मैं कर दूंगा। पहले मैं कहता था भी मैं करना चाहता हूं, और मैंने एक बार करके देखा, हुआ है, आपका भी हो जाएगा।
इस चीज का मैं मान नहीं करता, बट डेफिनेटली होगा अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे ना। यही फर्क रहेगा स्कूल्स और अपने के बीच में। ठीक है, आपको मैंने ज्योग्राफी पढ़ानी नहीं है, आपको समझानी है, फिर आप खुद उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे भी चीजें क्या है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्लाइमेट पढ़ा था? हाँ जी, क्लाइमेट पढ़ा आपने? ये सारी की सारी जो आप लाइंस देख रहे हैं अर्थ के मॉडल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करी गई, ये कौन सी लाइंस है? लैटिट्यूड्स। ठीक है, जो ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी गई हैं, दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा? अब मैथ्स आ जाएगा इसके अंदर। ग्राफ भी करके आए होगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, शायद पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है इस 10th में या 9th में? 9th में थी, है ना? तो अब तो फिर आपको पता होगा। अब सीसा ऑर्डिनेट बन गया ये। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या बनता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से? ग्राफ। सारे का सारा ग्राफ किस पे आ गया? अर्थ के ऊपर। अब क्या स्टडी आपको चाहिए मेरे को बताओ, क्या जानना चाहते हो अर्थ के बारे में? इस ग्राफ से जो मर्जी जान लो। कहां पर कौन सी वेजिटेशन मिलेगी, इस ग्राफ से पता चलेगा। तो कैसे? इस ग्राफ से ऐसे कैसे पता चल जाएगा भाई वेजिटेशन ये कहाँ पे मिलेगी? मैं बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो। कहां पर कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी वो भी बता सकते हैं। यहाँ पर गर्मी होगी, यहाँ पे ठंडी होगी, उसके ऊपर और ठंड होगी, यहाँ पे गर्मी होगी, सारा कुछ पता चल सकता है। डे एंड नाइट वेरिएशंस। कई बार आपने सुना होगा यार दिन बड़े हो गए और दिन छोटे हो गए, सुना है कई बार। अब दिन बड़े हो गए दिन छोटे हो गए, ये कौन सा ऐसा प्राणी बैठा है जो खींच के बड़े कर रहा है और खींच उसको बाद में स्क्वीज कर रहा है? कौन है ये जो बड़े और छोटे कर रहे हैं? यही है। इससे से पता चलेगा कि दिन बड़े हैं दिन छोटे हैं। आज क्या डेट है? 3rd of April। कल क्या थी? अब क्या आएगी? हाउ डू नो दैट? आपको कैसे पता? इसी से पता चलेगा। अब 4 चीजें तो मैंने आपको बता ही दी, समझ आई? अच्छा एक चलो, बायो की मैंने बात करी थी ना कि बायो भी इसी के पार्ट है। सोचो, अंग्रेज को अंग्रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अच्छा कोई गोरा बंदा आके खड़ा हो जाए, बिल्कुल उसकी स्किन टेक्सचर बहुत वाइट है, क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है? अंग्रेज। बहुत सारा काला मतलब नीग्रो बंदा आके खड़ा हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? इज एन अफ्रीकन। क्यों? मेजोरिटी है, आपने मेजोरिटी पढ़ी है, अब मेजोरिटी निकल जाएगी अगर ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो। जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, देखो अब आप ध्यान से समझना इस चीजों को। हाँ वेरी गुड। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स एक बार मैसेज करना, सब चीजें समझ आ रही हैं? सिर्फ समझना है आपने, कुछ भी नोट नहीं करना, सिर्फ बातों को सुनना। क्योंकि जो इतनी देर का इफेक्ट पड़ा हुआ ना हमारे ऊपर, 4-5 सालों का कि एसएसटी तो ऐसे ही है, हो जाएगी बेटे कोई नहीं, 2 दिन पहले पढ़ लियो, वैसे नहीं होनी। अब उस इफेक्ट को उतारने के लिए मेरे को 4-5 दिन तो लगेंगे ना, कम से कम 4-5 साल का इफेक्ट उतारने के लिए। ठीक है, तो वो तभी उतरेगा जब आप सिर्फ ध्यान से सुनोगे, कुछ नोट मत करना, सिर्फ समझने की तरफ ध्यान देना, सुनना, याद नहीं करना कुछ भी। अभी ये याद करने वाला कुछ भी नहीं है। जहां पे याद करने वाली चीजें होंगी ना, सबसे पहले तो इसको बोल दिया जाता है बोरिंग, वो टीचर ही खुद बोरिंग बोल देता है जो पढ़ाता है। और सेकेंडली बोल देता है क्रैमिंग सब्जेक्ट, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है भाई, पढ़ना नहीं पड़ता। अब देखो, ये एक लाइन है, ये भी ये तो पता होगी, ये वाली लाइन, इक्वेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटर? इट इज द सेंट्रल लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो ही तो इक्वेटर है ना? अब इक्वेटर पे सन रेस फोकस रहती है, सीधी रेस पड़ती है इसकी, किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर। सारा साल सन यहाँ पे अपनी सीधी रेस देता है। आपने एक चीज नोट करी है, ये टिल्टेड है अपने एक्सिस से। अगर सीधी होती तो ऐसी होती, लेकिन ये क्या बेस से टिल्टेड है।
एक्सिस से टिल्टेड है, कितने डिग्री टिल्टेड है ये, इंक्लाइंड है कितने डिग्री, एक चीज ये मान लो, अच्छा ये कितने डिग्री का एंगल है, ये टिल्ट हो गया, कुछ तो एंगल बना ना इसका, 90 से कम हुआ कि ज्यादा हुआ, हाँ मैथ लगाना थोड़ा सा, एक्यूट एंगल बना क्या, कौन सा स्ट्रेट एंगल बना, हाँ एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल बना, दैट मीन 90 से कम हुआ, कितना कम हुआ, 23.5, तो कितने डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री, अर्थ, पता था इससे पहले, अरे भाई, और मैं आपको कोई ऐसी इंटेंशन से नहीं पूछ रहा कि आप ह्यूमिलेट हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड के अंदर इंजेक्ट क्या करा गया, यही इंजेक्ट करा गया ना कि नहीं ये पढ़ना नहीं, क्रैम क्रैम करी, ये सच्ची बताना, अभी तक क्या करा आपने, सच्ची बताओ, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करो, देखो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर को अगर आप बताए ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर क्या आपको करेगा, डायग्नोस कैसे करेगा, फिर वो डाल देगा ना एमआरआई मशीन के अंदर, चल तू नहीं बताता, ये अपनी मशीन बता देगी फिर क्या है तेरे के, क्यों एमआरआई में जाना, खुद ही बता दो, है ना। दूसरी बात है, अगर अपनी प्रॉब्लम्स पता चल गई है, क्या आप इंटरेस्टेड हो उसको हील करने के लिए, हाँ जी, पढ़ना चाहते हो, एसएसटी को अच्छे वे से पढ़ना चाहते हो, कितना अच्छे वे से पढ़ना चाहते हो, समझना है कि क्रैम करना ही है आपके हाथ में, आप बताओ पहले, समझना है, अरे समझोगे तो इजी लगेगा, और मैं गारंटी करता हूं कि आपके एग्जाम्स के अंदर यू ऑल विल बी द टॉपर फ्रॉम एसएसटी, बाकी तो आपके, मैं सुन रहा था बात, चल रहे थे नियो नैनी, ठीक है, अर्जेंटम सारा, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं, ये नहीं पढ़े, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, 23.5 टिल्टेड है फ्रॉम देयर एक्सिस, ठीक है, अब सन रेज सबसे ज्यादा यहाँ पर पड़ती है, और यहाँ पे ही अफ्रीका है, और बायो की मैंने बात करी थी कि अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा सन रेज पड़ रही है, और सन रेज ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, मेलेनिन बनता है, और मेलेनिन क्या देता है, पिगमेंट, जितना ज्यादा मेलेनिन बनेगा उतना ज्यादा कलर टैन होगा, और जितना कम सन रेज जाएंगी उतना ही कम मेलेनिन बनेगा, उतनी ही बॉडी का कलर फेयर होगा, ये फेयर एंड लवली नहीं करती गोरा, ये तो सन रेज का फर्क है, कभी आप हिली एरियाज में जाओगे, वहां पे लोग क्या होते हैं, गोरे गोरे, साउथ इंडिया में जाओगे वहां पे लोग काले काले, हम क्या है फिर, ना तो हम हिली एरिया में ना साउथ में, हम क्या है, ना हम ज्यादा गोरे हैं ना हम ज्यादा काले हैं, ये सारा, ये भी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इतनी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक, डेट एंड टाइम, इंटरनेशनल मीटिंग्स कैसे फिक्स होती होगी, अच्छा एक चीज सुनो, दिल्ली से एक फ्लाइट जानी थी टोरंटो के लिए, बताओ क्या टाइम बताते जाइए उनको, इंडिया के अकॉर्डिंग की, यहाँ पे इतने बजे उड़ेगी, वहां पे दुबई में इतने बजे लैंड करेगी, इतने बजे, पूरी वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अर्थ तो घूमती जा रही है, 24 आवर में चक्कर पूरा कर देती है, और प्लेन उड़ा, अर्थ घूम गई, वो कहीं जाके लैंड करा, कई बार आपने आपके रिलेटिव्स गए होंगे कहीं, कनाडा की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा दूर रखने से, मतलब लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वे में देखे तो वो दूर है, अब आपने कई बार सुना होगा कि वो रात को टेक ऑफ करे, 12-15 घंटे की फ्लाइट के बाद वो रात को ही लैंड कर रहे हैं, और उनका स्लीपिंग साइकिल खराब हो जाता है, सुना है? कई बार कॉल करते हो आप तो मजे से रात का खाना खा रहे होते हो, और वो सुबह उठ रहा होता है ना, डिफरेंस है ना टाइम का, ये भी सारी की सारी बात कहाँ डिस्कशन होगी, कहाँ पे समझ आएगी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड करवाऊंगा मैं, अभी आपका 10th का सिलेबस नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि अभी 10th का शुरू करना है, तो फिर बेस तो नहीं बनाना, जिस नाम से बैच शुरू करा गया फाउंडेशन बैच, वो फाउंडेशन तो नहीं बिल्ट हुई ना, तो सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बेसिक टॉपिक्स करवाऊंगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली आपका फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज में वही चीजें आ जाएंगी सारी, बिना बेस के पढ़ेंगे तो फिर क्रैमिंग तो फिर
करते ही आ रहे हो आप, वो मैंने करवानी नहीं। शायद आपने एक डेमो लेक्चर में मेरी क्लिप देखी होगी, व्हाट इज रिसोर्स। मैंने एक क्लिप अपलोड करी थी ऑफिशियल चैनल के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट के, आप चेक करना जाके। और इस पे ही एक 2-3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है, व्हाट इज रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या है वो आप जाके देखना अच्छे से, ठीक है। फिर मेरे को बताना कि समझ आ गया रिसोर्स क्या है। तो मेरा यही विजन है कि आपकी एसएसटी के चारों सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करूंगा मैं, ठीक है। समझाऊंगा भी और याद भी करवाऊंगा। क्लियर। आपने बस वैसे वैसे चलना है जैसे जैसे मैं कहूं, और इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी के भी कि ये तो काम की नहीं है। सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है ये, सबसे ज्यादा। रिसेंटली मेरा एक एग्जाम हुआ और मैं एसएसटी टीच कर रहा था, तो स्टूडेंट्स बोले कि नहीं सर एसएसटी का इतना कौन सा लेवल आता है हमारे एग्जाम में, आप एसएसटी इतने लेवल की मत करवाओ। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं करवाते। आप करना ही नहीं चाहते जब, हम क्यों करवाए फिर। ठीक है, जितना जितना आपके एग्जाम का लेवल था मैंने करवा दिया। और उस एग्जाम में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा आया? एसएसटी। देख रहे हो गया आपने, 5994 ईटीटी कैडर का एग्जाम था। जो धुरंधर थे ना साइंस मैथ के, एसएसटी में 20 में से पता कितने कितने मार्क्स है? 4, 5, 7, 6 ऐसे। और वो कम्पिटिटिव एग्जाम है जॉब के लिए, तो मतलब लाइटली नहीं लेना सब्जेक्ट। ऐसी ही आपकी सिविक्स है, ठीक है। हाँ उसमें वो चीजें कुछ और बन जाएंगी। उसमें कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहेगा। उसमें सारी हमारी सोसाइटी की थिंकिंग रहेंगी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, वो सारी की सारी डेमोक्रेसी को लेकर चीजें रहेंगी, ठीक है। वो अपने स्टोरीज है उसमें कुछ। और आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर तो सारी ही स्टोरीज है, 3 या 4 चैप्टर्स है, वो सारी स्टोरीज की है। और देन आपके हिस्ट्री के अंदर वो भी 3 चैप्टर है मेजरली, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तीनों ही बड़े इजी चैप्टर हैं, हो जाएंगे, ठीक है। वरी नहीं करना, क्योंकि स्कूल्स में तो जितना मैं सोच सकता हूँ कि टीचर आए अंदर क्लास के अंदर, ओ जी सोने का पीरियड आ गया, कौन सा? एसएस का। मैंने नहीं सोने देना, ठीक है। करें उसमें कुछ देखें। चलो एक बात देखते हैं, ये सारी लैटिट्यूड्स, ये सारी दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ग्रिड बना दिया। इज आल्सो नोन एज ग्रेटिक्यूल, इसको ग्रेटिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीजें कब बनी, कैसे आई? इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी एक यूएसए के अंदर 1884 के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1884 के अंदर यूएसए के अंदर। कि यार ऐसा कुछ करें यार कि समझ नहीं आ रहा, टाइम का सही पता नहीं चल रहा, हमें अर्थ की स्टडी नहीं हो पा रही, अर्थ के बारे में सही चीजें पता नहीं चल रही। और ये चीजें एक दिन में होने वाली नहीं थी, इसको सालों साल, सेंचुरीज भी लग गई हैं डेवलपमेंट होते होते। मतलब ये नहीं कि आपने रात को कुछ नहीं था और सुबह देखे कि सारी लैटिट्यूड ड्रॉ हुई पड़ी है, सारी लॉन्गिट्यूड बनी पड़ी है, ऐसा नहीं है। गैलीलियो से ये चीजें शुरू हुई है, उससे भी पहले की चीजें चल रही है वैसे तो, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो हमें यही नहीं पता था कि अर्थ की शेप क्या है। स्फीयर, स्फेरिकल, एलिप्टिकल, वेरी गुड। हाँ जी, अर्थ की शेप क्या है? स्फेरिकल, स्फेरिकल। कौन सी शेप अर्थ की? ऑनलाइन वाले बताना कौन सी शेप अर्थ की? एलिप्टिकल है ना। अर्थ की शेप है जॉइड, GEOID, जो सिर्फ अर्थ की ही हो सकती है। वो भी करते हैं बात अभी आगे, ठीक है। 1884 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस करी गई। देन अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल एंड स्लाइटली एट द इक्वेटर। देखो क्या चीज है, अर्थ क्या है? ये पोल्स आगे, अर्थ यहाँ पे क्या है? प्लेन है, फ्लैट है। ये नॉर्थ पोल है, ठीक है? ये साउथ पोल है, ये क्या है? फ्लैट। अब ये फ्लैट है तो बल्ज किधर से होगी? बैलून होता है, बैलून। बैलून को अपा दोनों तरफ से प्रेशर लगाएं, अब फिजिक्स का लॉज आएंगे। पढ़ा होगा आपके 9th के अंदर, 3rd चैप्टर था शायद, फोर्स एंड
लॉ ऑफ मोशन ऐसा कुछ था चैप्टर, हाँ लॉज ऑफ मोशन। क्या था, मोशन में चीज कब आती है, जब अच्छा दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लगे, मोशन में आएगी। फिजिक्स का चैप्टर है आपके 9th का ही था, नहीं आएगी। जब दोनों एक चीज को इधर से और इधर से दोनों को सेम फोर्स लगा रहे हैं तो बैलेंस वो मोशन में आएगी, नहीं आएगी। अब वही मान लो ये बैलून है मेरे हाथ में, मैंने बैलून को ऊपर और नीचे बराबर फोर्स से उसको दबाया, वो किधर की तरफ से बाहर जाएगा, साइड से बाहर जाएगा। ये पूरा बैलून है, ये अर्थ इज लाइक बैलून, ऊपर से और नीचे से दबा दे तो किधर से बाहर जाएगी, साइड। साइड क्या है इसकी, इक्वेटर। ये सारी लाइन इक्वेटर। अब लाइन पढ़ना सारी क्या लिखी है, अर्थ इज फ्लैटेंड एट दी स्लाइटली बल्ज एट दी इक्वेटर। इक्वेटर से क्या है, वो बल्ज है। फ्लैट कहां से है, पोल से। क्यों हो रहा है ऐसा, अब इस पे भी फिजिक्स आपकी भाषा में करा रहा हूं मैं तो, भी साइंस लवर्स आपकी लैंग्वेज में ही है। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़िए 9th के अंदर ही थी, होगी। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, जो बाहर की तरफ लगे सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंट्रीपिटल बाहर से अंदर की तरफ लगे। वही एक बड़ी फेमस एग्जांपल, थ्रेड को घुमाते हैं, स्टोन बंधा होता है, ठीक है, सेंटर से वो बाहर नहीं जाता, लेकिन वो एक फोर्स अंदर की तरफ भी खींच रही है और बाहर की तरफ भी लगा रही है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अगर वो टूट जाए तो टेंजेंट बन जाता है। आई कुछ याद में चीजें, आएंगी आएंगी धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्यों हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि अपने को पता है सन के इर्द गिर्द एलिप्टिकल पाथ में कौन चक्कर लगा रही है, अर्थ। अब जब अर्थ एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है किसके इर्द गिर्द, सन का मास ज्यादा है, ठीक है, अर्थ का मास कम है, चक्कर लगा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल है। अब ये चक्कर लगाते लगाते ये क्या बन गई है, बल्ज हो गई है। कहां से, इक्वेटर से बाहर की तरफ आ गई है, और फ्लैट कहां से हो गई है, पोल से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतने में कोई डाउट है, चलिए आगे। है इसमें कुछ ऐसे चल रही है अभी तक, ऐसे चल रही है इसमें, क्या चल रहा है, फिजिक्स। सो शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जॉइड। आप बस राउंड नहीं बोल सकते इसको, स्फेयर नहीं बोल सकते अर्थ को, बोल के देखो अच्छा लगेगा। इसी अर्थ के ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, नेपाल के अंदर। इतना ऊंचा पहाड़ और इतने डेप्थ सी, इतने गहरे समुद्र है, क्या इसको आप बोल सकते हैं ये राउंड है। मान लो ये अर्थ है, ये इतना बड़ा एक माउंटेन है, उसके आगे मान लो इतना डेप्थ में एक सी आ गया, अब बताओ क्या सर्कल बनता है इसका। ये तो इसकी एक एवरेज निकाली है, एवरेज शेप को जॉइड बोलते हैं, इसलिए मैंने बोलता कि जॉइड बोलते ही किसको है, अर्थ को। अर्थ की शेप क्या रहती है, ऑलवेज जॉइड, ठीक है। देन सर्कमफ्रांस इज कितनी, सर्कमफ्रांस 40,000। 40,000 इसकी क्या है, सर्कमफ्रांस। मतलब यहां से शुरू होके मैं इसकी बाउंड्री पे घूम के वापस आऊं तो कितना आता हूँ। मान लो मैंने बाइक शुरू नॉर्थ पोल से बाइक चलाना शुरू करा, फिर सारा घूम के वापस नॉर्थ पोल पे आ गया, कितना किलोमीटर मैंने बाइक चलाया, 40,000। बस इतनी की तो अर्थ है अपनी, ठीक है। अब इतनी इसकी 40,000 की सर्कमफ्रांस है, अब इस पे मैथ लगाओ, इस पे एंगल्स निकाल सकते हैं, बना लो। क्या बोलते हो उसको, ऐसे एंगल बनाए ना कभी, ये कितने का है, ये कितने का है, ये भी 90 का है, ये भी 90। अच्छा ये बताओ, 180 का, ये बताओ कितने का? तो ये कितने का एंगल बन रहा है, मैथ भी लग गया इस पे, समझ आई।
चलो आप इसको समझते हैं थोड़ा और आगे, इजी। लो इतनी बड़ी डी लगा के यहाँ पर रख दो अर्थ के ऊपर, बेस लाइन निकाले, ये 0 डिग्री है, इसको अपन ने क्या बना लिया, इक्वेटर। ये साइड साइड देखना, ये सारी क्या सरकमफ्रेंस है, ये रेड वाली बाउंड्री क्या ये रेड बाउंड्री क्या सारी, इसकी आवाज नहीं आ रही, कितने किलोमीटर की है अप्रोक्सीमेटली, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 40,000 की सरकमफ्रेंस अर्थ की, और ये मैंने क्या मान ली, 0 डिग्री, क्या मान ली। अब यहीं पे आपका सेंटर बनाते, चलो मैंने ये मान एंगल बना दिया कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। कहां से बनाया, 0 से, ठीक है। इधर भी बना दे फिर एक ऐसे, ये कितने डिग्री एंगल है, 15 डिग्री। अरे आप ये देखो ना इसके बीच में, ये 10 20 ब्लू कलर के अंदर, ठीक है, और सॉरी 25 का, चलो ऐसे मान 25 मान, यहाँ लिख दो 25 का हो गया, ठीक है, इसको भी 25 का हो जाएगा। से मिला दिया, ये पूरी लाइन की वैल्यू कितने डिग्री आएगी, 180, तो ये है ही बेस, इसको मानना ही हुआ है। मैंने वैसे नहीं पूछा, आपने स्ट्रेट एंगल बता दिया इसका। इसकी हाइट कितनी आएगी 0 से ऊपर, मतलब ये वाली हाइट कितनी आएगी, 25, ये सारी कितनी, 25, कितनी हाइट है, 25 डिग्री की। और ऐसे हर एक एक डिग्री पे लाइन लगा लो, कितनी लाइंस बनेगी ऊपर सारी में, 25 को मैच करा ना आपने 25 से, एक को कितने से करोगे, दो को कितने से करोगे, चार को कितने से करोगे, अच्छा 70 नंबर को कितने से करोगे, तो मैक्सिमम कितनी लाइन ड्रॉ करोगे आप ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जाके तो पॉइंट बन जाएगा फिर एक, 90 पे जाओगे मैक्सिमम, इससे जा ही नहीं सकते, तो 90 लाइन ऊपर बन गई, बोलो भाई, अगर 90 ऊपर बनी तो 90 नीचे भी बनेगी, 180 होगी, 90 प्लस इज इक्वल टू, और जिससे एंगल बनाए है, जिसको बेस माना है, किसको, 0 डिग्री, इक्वेटर को, वो भी तो एक लाइन ही है ना, और कितनी लैटिट्यूड हो गया आपके पास, 181, 90 प्लस 90 प्लस 1 इज इक्वल टू 181, हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड्स आर देयर, ये सारी लैटिट्यूड्स हैं यार जो अभी ड्रॉ कर रहे हो, कितनी है फिर, 181। ये था आपका 6th का, जो आपने 6th में करना था, 6th या 7th के अंदर ये टॉपिक है। अभी तो आप, अच्छा आप 9th भी करके आ गए हो, और 9th के कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो इन टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हैं, 6 7 के, और अब 10th में जाने के लिए आपको फाउंडेशन की जरूरत है ना, फिर 10th तो और भी वास्ट होगी, और भी ज्यादा चीजें होंगी उसमें, कि नहीं होंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी आपको 10th का सिलेबस शुरू नहीं करवाना, बेसिक जो टॉपिक्स है जो आपको 10th के लिए जरूरी है, पहले मैं वो करवाऊंगा, होंगे वो आपकी पिछली क्लासेस के अंदर ही, वो आपने पढ़े हैं या ना नहीं पढ़े हैं छोड़ दो अब इस चीज को, लेकिन अब आगे करना है। और ये चीजें अगर आपने एनटीएससी के अंदर भी आप फोकस कर रहे हो ना, तो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और एनटीएससी का आपको पता ही है, पता ना इसके बारे में, एनटीएससी 2020 में हुआ था लास्ट टाइम,
12 दिसंबर 2020 को एनटीएससी हुआ। उसके बाद अब दोबारा, और कोरोना की वजह से जो शायद हुआ नहीं है या क्या उसके सर्कमस्टांसिस है मुझे नहीं पता, बट गवर्नमेंट ने 2023 में जाके अब कंडक्ट करवाना है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उसके बेनिफिट्स क्या है? एनटीएससी आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपकी जितनी भी एजुकेशन है वो फ्री है सारी, स्कॉलरशिप्स है आपके आगे जाके, तो वो उसके काफी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और वो 10th स्टूडेंट वाले देते हैं, मतलब जो 10th में है वही स्टूडेंट्स उसको देते हैं, ठीक है। हार्ड कंपटीशन होता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, और उसको compete करना कुछ भी टफ नहीं है। लास्ट टाइम मैंने 2020 में मैंने बैच टीच करा था एनटीएससी का, उसमें थे 2 to 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्वालिफाई कर गए थे। टफ नहीं है, लेकिन एक चीज से आओ कि हमने समझना है, तो आपको समझ आएगा। अगर आप इस चीज से आओगे कि हमने समझना ही नहीं, एसएसटी करनी ही नहीं, अगर ये स्टीरियोटाइप बना रखे हैं माइंड के अंदर कि ये तो टफ है, मतलब बोरिंग है, या ये तो रटने वाली चीजें हैं, तो भैया मैं तो छोड़ो, फिर आपको कोई मोदी जी आकर विन करवा सकते हैं आपको, ठीक है। आप ये इस चीज को खोल के आओ कि हमने पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं सोचना कि कैसे पढ़ना है, वो मेरा काम है, हो जाएगी। और लगेंगे अपने 5-7 दिन लगेंगे आपका इंटरेस्ट बनाने में, क्योंकि आप 5-7 सालों से यही सोचते आ रहे हो कि एस इज इक्वल टू बोरिंग। तो 5-7 सालों के लिए मेरे को 5-7 दिन दे सकते हो? बोलो, आवाज देखो कैसी आई, अभी दे सकते हो? चलो करते हैं फिर सारी बातें कल। हाँ जी, ऑनलाइन वाले आप मैसेज करना, कुछ चीजें समझ आई आपको? चलो, नेक्स्ट लेक्चर आपका बायोलॉजी का है, ठीक है। फिर आप कल मिलते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की और इंट्रोडक्शन के साथ, पॉलिटिक्स या कुछ हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स से या ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। जो भी